ओके, सो अपन पढ़ रहे थे भाई साहब सेल्स और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, साइज ऑफ सेल्स, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो साइज होता है सेल्स का, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियनथ ऑफ अ मीटर। ठीक है, मिलियनथ ऑफ अ मीटर मतलब एक मीटर को अगर मिलियन टाइम से डिवाइड करेंगे, जैसे 10⁶, मतलब कितना हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5 6, ये मीटर मतलब कितना हो गया बोलो, 0.1 2 3 4 5, इतना मीटर। ठीक है, इतना स्मॉल साइज होगा एक सेल का। ठीक है, सो द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियनथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स। तो जैसे मैंने बोला, आपको सबसे बड़ा सेल का जो एग्जाम्पल मिलता है वो है एग। वो कबूतर का अंडा हो, मुर्गी मुर्गी का अंडा हो, किसी का भी, तो वो एक सेल है, दिस बेसिकली वन सेल। वो सबसे बड़ा साइज है। सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल किसका है मालूम है? ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग का, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल साइज है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो अगर हम सेल्स को देखते हैं, वी बेसिकली सी सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हम सेल्स को देख पाएंगे। ठीक है, हमारी नेकेड आई से सेल की विजिबिलिटी नहीं है। वी कैन नॉट सी सेल्स बाय आवर नेकेड आईज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। However, most of the cells are not visible. ठीक है, because they need an enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. ये सबसे smallest cell माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है? देखो 0.1 ऐसे लिखते हैं अपन इसको, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶मीटर। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, इतना इसका साइज होगा। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट सेल 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग है बेसिकली। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइज्म। हमारे सेल साइज का हमारे बॉडी के साइज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल जो है वो बहुत ही छोटा सा एक सिस्टम है। ठीक है, हमारे बॉडी का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। तो यहाँ पे हो सकता है टिन्नू से सेल्स हो इसके बॉडी में। ठीक है, और इसके बॉडी में भी सेल साइज हो तो सेम साइज का हो। ठीक है, बॉडी के शेप एंड साइज के साथ सेल के शेप एंड साइज का कोई मतलब नहीं है। देखो, जैसे एक मैंने 15 माले की बिल्डिंग बनाई, उसमें भी जो मैंने ब्रिक यूज किया होगा उसका साइज सेम रहेगा, और मैंने कोई एक माले की बिल्डिंग बनाई, उसमें भी जो मैंने ब्रिक यूज किया रहेगा वो सेम साइज का रहेगा, है ना। दीवारें बड़ी हैं, हाइट ज्यादा है, लेकिन जो आपने फंडामेंटल चीज यूज किया है ब्रिक, उसका शेप और साइज तो सेम ही है ना। तो हाथी के अंदर जो सेल्स हैं और एक चूहे के अंदर जो सेल्स हैं, उनके साइज में बहुत ज्यादा अंतर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हाथी के सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो सेल का साइज और ऑर्गेनिज्म के साइज में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। देयर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सेल साइज एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों के अंदर जो सेल्स हैं, ऑलमोस्ट दोनों के अंदर जो सेल्स हैं उनका साइज और शेप जो है सेम है। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स भी सेम है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट रैट आर एज लॉन्ग एंड ब्रांच। ठीक है, तो नर्व सेल्स जो आपकी किसमें लोकेटेड है, एलिफेंट में लोकेटेड है और रैट में लोकेटेड है, आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जैसे लॉन्ग एंड ब्रांचिंग होगी। ठीक है, नर्व सेल्स हैं। तो ये जो रैट में है वही आपका एलिफेंट में भी है। ठीक है, the cells which are there in a rat, the same cells are there in an elephant. ठीक है, they perform the same function of that of transferring messages. इनका फंक्शन क्या है भाई साहब? मैसेजेस को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर जानवर बड़ा है तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक है, किसी जानवर का बड़ा होना या छोटा होना उसके सेल्स के साथ कोई कोरिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, आपका आई एक ऑर्गन है। ठीक है, आपका ब्लड सिस्टम एक ऑर्गन है, आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपके किडनीज एक ऑर्गन है, आपका लिवर एक ऑर्गन है। ऑल दीज आर बेसिकली ऑर्गन्स। ठीक है, तो
ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन। तो जैसे हमारा डाइजेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी में डाइजेशन से कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं? सिर्फ स्टमक? क्या तुम्हारा दांत भी जुड़ा हुआ है? यस। तुम्हारे माउथ के अंदर जो सलाइवा, क्या वो भी जुड़ा हुआ है? यस। तुम्हारा ऑयसोफेगस, जो तुम्हारा फूड पाइप है, क्या वो भी जुड़ा हुआ है? यस। भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि तुम ऐसे खाना देखोगे और पेट में चला जाएगा, नहीं ना। देयर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इट विल एंटर योर बॉडी। तो स्टमक इज डेफिनेटली देयर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? आप जो अब्सॉर्ब करते हैं। देखो हमने फूड खाया है, कुछ भी खाया, बड़ा पाव से लेकर वैसा रोटी दाल सब्जी जो भी आपने खाया रहेगा, वो क्या हमारे बॉडी में क्या होता है? हाउ इज इट अब्सॉर्ब? क्या वो वड़ा पाव की तरह ही अब्सॉर्ब होगा? क्या वो रोटी की तरह ही अब्सॉर्ब होगा? नहीं। तो हाउ विल इट अब्सॉर्ब? उसमें से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब निचोड़ा जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक फूड आइटम में से ये निचोड़ा जाएगा। अभी फूड आप कुछ भी खाएं अपने स्वाद अनुसार, बट दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब असेंबलिंग, जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है। आपके बॉडी के लिए बड़ा पाव जरूरी नहीं है, आपके बॉडी के लिए रोटी भी जरूरी नहीं है, आपके बॉडी के लिए दाल भी जरूरी नहीं है। आपके बॉडी के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोच विकसित होती जाएगी, शायद ऐसा भी दिन आए कि हम ये रसोई वाले के पल्ले से बाहर निकलें और कोई एक ऐसा लिक्विड खा लें जिससे हमारा सारा दिन चलता रहे। समझिए इस चीज को। आज रात के 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद आधा भारत रोटी बेल रहा होता है। लेना मतलब यही है ना भाई साहब। ठीक है। खाना पका रहे, आप 4 टाइम खाना खाते हैं, इसके लिए आपके घर में कोई ना कोई 4 टाइम खाना बनाने में व्यस्त रहता है, तैयार रहती है, जो भी है। ठीक है। पापा खाना बनाते हो, मम्मी खाना बनाते, जो भी खाना बनाता हो। लेकिन आप समझिए कि उस 4 घंटे में आप जो खाना खा रहे हैं, आपका खाना खाने का प्रोसेस कितने का है? 5 से 10 मिनट, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट। एकदम चबा चबा के भी, टीवी देखते हुए भी खाएंगे तो भी कितना, आधा घंटा। ठीक है। लेकिन उस आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए कोई चूल्हे के पीछे कम से कम 2-2.5 घंटे तक है कि नहीं? ठीक है। अभी आप सोचिए, आप 4 टाइम खाना खाते हैं तो इसका मतलब हर टाइम में 2-3 घंटे का समय तो जाता ही है। एक इंसान का नहीं नहीं करके एक फैमिली को फीड करने में, रसोई में 3 से 4 घंटा जाता होगा हर रोज। 3 से 4 घंटा, मतलब महीने का 120 घंटा, साल का आप 4 घंटा पढ़ाई भी नहीं करते होंगे, है ना? 4 घंटा जो आप, मतलब आप जो खाना ठूसते हैं, उसके लिए कोई इंसान भाई साहब 4 घंटा रसोई पकाता है। ठीक है। सो रसोई पकाने का हम क्यों? क्योंकि हमको स्वाद चाहिए, है ना? आर फूड बिकॉज वी वांट टेस्ट। वरना तो आज की तारीख में भाई साहब आप आराम से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। उसको खाना पकाने की जरूरत नहीं है। एक लिक्विड में डालिए, सब आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। विटामिन के टैबलेट्स आते हैं भाई साहब, प्रोटीन के शेक्स आते हैं, क्या क्या नहीं है अवेलेबल मार्केट। ठीक है। सो मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि एसिमिलेशन, अगर सिर्फ एसिमिलेशन होता तो हमको उतनी, देखो जानवरों का क्या है भाई साहब, जानवर लोग टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, जानवर लोग अपने प्रोटीन और इसके लिए खाते हैं। वो भाई साहब जब मांस खा रहे हैं तो उसमें नमक छिड़क के नहीं खाते, दे कंज्यूम इट रॉ। ठीक है। सो ऑब्वियसली उनका टेस्ट से कोई मतलब ज्यादा संबंध नहीं है, हमारा जितना है। ठीक है। हमारा जो फूड मेकिंग के प्रोसेस में इतना इन्वेस्टमेंट है, आप देख लो भाई साहब, कामोटे में आपने कभी होटल्स गिने हैं या फूड जॉइंट्स जो है वो गिने हैं? नहीं गिने होंगे। ओके। मैं कोरोना के टाइम पे यहाँ पे आता था, ऐसे क्लास लेता था ऑनलाइन और पढ़ाता था, तो देखता था ये सारे फूड जॉइंट्स बंद है, सब के सब बंद है। आज देखो भाई साहब, किसी भी टाइम पे आप नीलकंठ में चले जाओ भाई साहब, भीड़ मिलेगी। कल मैं एक दूध का पैकेट लेने गया, घर से फोन आया कि मिल्क का पैकेट एक लेकर आना। एक बंदा है था इतना मोटा सा, बोलना नहीं चाहिए जो भी है, खा रहा है मैसूर मसाला, वो 2 खा चुका था और ऑर्डर कर रहा है, और 2 दे रहा, और दे दे, एक और 2 सा। तो ठीक है, इट इज अप टू यू। ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर इन फूड मेकिंग प्रोसेस। अगर इस टाइम को हम बचाकर कुछ और कर सकें तो शायद मानवता का कुछ और डेवलपमेंट हो। वरना आपके आपके जीवन में से 4 घंटा माइनस हो रहा है, सिर्फ आपके एक छोटी सी जो आपके मुंह के अंदर जो जबान है उसके अंदर जो आपके ग्लैंड्स हैं, टेस्ट ग्लैंड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। लॉजिक की बात तो यही है। आपके
जबान में कुछ टेस्ट ग्लैंड्स हैं, सार, स्वीट, बिटर वगैरह, है ना? सिर्फ इसको फुलफिल करने के लिए एक इंसान को तपना पड़ रहा है 4 घंटे तक। हकीकत तो यही है ना? इफ वी somehow think about this and maybe come up with something else। अभी आप देखो, जैसे हमारे यहाँ पे ना, मतलब कैसा है कि स्पेशली लेडीज, लेडीज मतलब चूल्हे चौके वाले, है ना? इनको हमने ब्रांड कर दिया है। इनका काम है चूल्हा चौका देखना घर पे, है ना? यही है। तो चाहे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% लेडीज को खाना बनाना नहीं आता है, 80 क्या 90%। और ये मेरा कोई स्टेटमेंट जेंडर बायसनेस नहीं है, मेल्स में भी वैसा ही है। हम में से भी 80%, किसी भी क्लास, कम्युनिटी, जेंडर से आप अगर पॉपुलेशन को उठाएंगे तो 80-90% लोगों को खाना बनाना नहीं आता है। एंड इट्स एक्सेप्टेड। ये कोई बड़ी, मतलब कोई लांछन वाली बात नहीं है, इट्स ओके, ठीक है? लेकिन उनको कुछ और आता होगा, लेकिन क्योंकि वो लेडीज हैं इसलिए उनको खाना पकाना पड़ेगा, ठीक है? अभी आप ये समझिए, आप इस दुर्दशा को समझिए, ठीक है? देखिए, एजुकेशन का प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी ये भी है कि आपका दिमाग खुले सही चैनल्स में। जरूरी ये नहीं है कि जो होता आया वो सही है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन करें चीजों को, क्या ये सिस्टम सही है? थिंक अबाउट इट, ठीक है? आपका समझ लो 80% लेडीज लोगों को खाना बनाना नहीं आता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी शेफ्स वगैरह हैं होटल्स में, ज्यादा करके वो मेल्स हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है? ये जो 20% है, चलिए इनको खाना बनाना आता है अच्छे से, लेकिन 80% को भी, क्योंकि वो लेडीज हैं, उनको भाई साहब रसोई में जाना पड़ेगा। उनको खाना, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना जो है वो स्किल जो है वो एक एक जेंडर पे ही थोपा जाए। ये किसी पे भी, ये एक स्किल है। आप अगर, मतलब जो खाना बनाता है ना, वो उसको फील करके अगर बनाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समझ लीजिए 80% है, ये 20%, ये 80% को जबरदस्ती रोज 3-4 घंटा रसोई में बिताना पड़ता है, और उसका आउटपुट क्या है? मतलब एवरेज खाना, जो शायद खाकर भी किसी को अच्छा ना लगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस बिल्डिंग इज देयर, और इसमें 100 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज में 80 फैमिलीज में से जो 80 लेडीज हैं उनको खाना बनाना नहीं आता है, 20 को आता है। तो इस बिल्डिंग का पूरा खाने का जिम्मा इन 20 लोगों को दे दिया जाए, राइट? मतलब ये टिफिन सर्विस हो, ये जो भी हो, दे विल बी बेसिकली मैनेजिंग द फूड फॉर द एंटायर बिल्डिंग। अगर ऐसा करते हैं, बाकी की जो 80 लेडीज फ्री हो गई, इनसे हम कुछ और काम करवा सकते हैं, मे बी समथिंग दैट दे आर गुड एट। मे बी somebody is good at uh, hospital services, maybe somebody is good in teaching services। कोई भी जबरदस्ती का 4 घंटा किसी इंसान से आप मन मार के उसका ऐसा काम करवा रहे हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। इससे अच्छा तो ये हो कि उसको वो काम करने दिया जाए जिसमें आपको भी और समाज को भी प्रोडक्टिविटी मिले, और उन लोगों को वो काम करने दिया जाए जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है? सो ये सोच आप, मतलब हमारा जमाना तो गया, आप ऐसा सोच अगर लाएंगे, इसको अपन बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, इसको हम कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, एंड मे बी समवेयर डाउन द लाइन दिस कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है? खैर, बात हो रही थी यहाँ पे एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन मतलब होता क्या है? एसिमिलेशन इज ड्रॉइंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड दैट यू हैव कंज्यूम, ठीक है? वट एवर फूड यू हैव कंज्यूम, योर पर्पस इज, the purpose of your body is not to consume vada pav or roti or dal or sabji. The purpose of your body is to consume carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now, in order to consume them, we generally cook our food, ठीक है? ओके, फिर आता है आपका भाई साहब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है? ये सारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, क्लियर है? ओके। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। आपके प्लांट्स के भी, फॉर एग्जांपल देखो, प्लांट्स में आपका रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट से भाई साहब आपके वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब होते हैं, ओके। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो भाई साहब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? ओके। सो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है? हर एक ऑर्गन में और भी स्मॉलर पार्ट्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका टिश्यू हो गया, तो दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ टिश्यूज। आपके बॉडी में भी जैसे स्किन के टिश्यूज हैं, ठीक है? लिवर के टिश्यूज हैं, स्टमक के टिश्यूज हैं, दीज आर टिश्यूज। कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज। एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हो गया, उसको अपन बोलेंगे टिश्यूज, ठीक है? हाँ, ओके। सेल्स देखो बताता हूं।
क्या ये आपका स्किन है और क्या ये भी आपका स्किन है? क्या दोनों सेम है? नहीं। इस आपके फीट के नीचे जो स्किन है और आपके फीट के ऊपर जो स्किन है, क्या दोनों सेम है? नहीं, राइट? तो आप इसको बजाओ भाई साहब, ये बजेगा ही नहीं, इसमें बजेगा, ठीक है? सो आप देखोगे स्किन दोनों है, सेल्स दोनों है, लेकिन ये टिश्यू अलग है, ये टिश्यू अलग है। हालांकि स्किन के दोनों पार्ट है। समझ में आ रहा है? आप देखोगे भाई साहब, आपके सर के ऊपर जो स्किन है, ठीक है, और आपका भाई साहब गले में जो स्किन है या गाल में जो स्किन है, इज इट द सेम? नो, इट दीज आर डिफरेंट स्किन्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है? तो आपका टिश्यूज अलग अलग होते हैं। टिश्यूज एक ही ऑर्गन सिस्टम के टिश्यूज अलग अलग होंगे, सेल्स अलग अलग होंगे, ऐसा होगा, ठीक है? तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ स्किन बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी। आपके बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स को आप देख नहीं सकते, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? आपके सर में से बाल आ रहा है, क्या आपके भाई साहब आंखों में से भी बाल आ रहा है? नहीं ना। क्या आपके कान में से भी बाल आ रहा है? नहीं ना भाई साहब, ठीक है? सो आपके सर में जिस तरह से घने बाल हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके दूसरे स्किन पार्ट से नहीं हो रहे हैं। सो इज देयर अ डिफरेंस? यस, देयर माइट बी अ डिफरेंस, ठीक है, देयर वुड बी अ डिफरेंस। क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है? समझो अगर आपके सर में जितने बाल है उसका उतना आपके पूरे बॉडी में हो जाता था, भालू हो जाते थे आप, है ना? तो मतलब इट्स डिफरेंट। आपका स्किन ही है, यहाँ भी स्किन है, यहाँ भी स्किन है, पूरे बॉडी में स्किन ही है, लेकिन स्किन का जो आपके प्रोजेक्शन है वो अलग अलग है ना? यहाँ पे स्किन अलग है, यहाँ पे स्किन अलग है, तो ऑब्वियसली एक ही सिस्टम में, एक ही ऑर्गन सिस्टम में आपको अलग अलग टिश्यूज मिल रहे हैं, और अलग अलग टिश्यूज मिल रहे तो अलग अलग सेल्स भी मिल रहे हैं। समझ में? सेल्स कैसे सेम होंगे? सेल्स, देखो, सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। एक ग्रुप होता है सेल्स का, उसको अपन बोलते हैं टिश्यू, ठीक है? तो अगर भाई साहब मेरा ये टिश्यू और ये टिश्यू अलग अलग है, तो अलग अलग सेल से भी बने होंगे, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होगी, लेकिन डिसिमिलैरिटीज भी होंगी, ठीक है? सो टिश्यूज से ऑर्गन सिस्टम बनता है, टिश्यूज के कलेक्शन से। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है? A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Similar cells का जो ग्रुप होता है और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको अपन बोलते हैं टिश्यूज। क्लियर है? ओके? तो आपका देखो, जैसे ये जब टिश्यू, सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है? तो द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आपने कल पढ़ा कि एक चीज होता है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। फॉर एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्योंकि आपके जो प्लांट्स है वो खुद अपने आप को मूव नहीं करा सकते, अपने डिफेंस में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, although they are living organisms, hence they have been given a specific protective covering by nature in terms of the cell wall, ठीक है? हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता है, हमारा कहानी चालू होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है? फिर आता है भाई साहब आपका साइटोप्लाज्म, फिर आता है आपका न्यूक्लियस। तो ये भाई साहब आपका सेल है, ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? इसके अंदर होगा भाई साहब साइटोप्लाज्म, ठीक है? एग्जाम देने जाते हो तो जब भी सेल ड्रॉ करते हैं सब लोग टक 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 करते रहते हैं, ठीक है? ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए, और न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं सेल, किसी भी सेल का ब्रेन है। उस सेल में क्या क्या परफॉर्म होगा वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। पाव नहीं, पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस जो एनर्जी मैन्युफैक्चरर है। न्यूक्लियस डिसाइड करेगा ये सेल किस काम आएगा। आपके बॉडी में एक सेल है जिसके में न्यूक्लियस नहीं है, हाँ? नहीं नहीं, आपके बॉडी में एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। कल ही हम बात कर रहे थे ब्लड सेल की, देखो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। आपके बॉडी में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। अभी आपके देखो ये ब्लड सेल है, ब्लड है भाई साहब, ये ब्लड है, इसमें भाई साहब प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पोर्शन है, इसमें होता है डब्ल्यूबीसी और इसमें होता है आरबीसी, और अपन ने पढ़ा इसमें होता है प्लेटलेट्स, ठीक है? ये आपके भाई साहब ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस, अपना न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? एनीबॉडी नोज व्हाई? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है वो है आरबीसी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट में गया और हार्ट से ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है? तो ये ब्लड में मिक्स हो गया, अब ये ब्लड जो है तो पंप इन होगा, पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन सप्लाई होगी, हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ओके, नाउ दिस ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय ब्लड, स्पेसिफिकली इन ब्लड आरबीसी इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी में होता है एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है? अभी एक एग्जांपल ले लो, आपने एक फोर व्हीलर लिया,
लेट्स से ये आपका एक 4 व्हीलर है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ड्राइवर का सीट है जो भी है, ये आपका एक 4 व्हीलर है, ठीक है, क्लियर है। अभी आपने अभी आपको ना इसको ना पैसेंजर व्हीकल ना बनाकर गुड्स व्हीकल बनाना है। क्या करोगे आप भाई साहब, व्हाट विल यू डू? आप भाई साहब ड्राइवर की सीट को छोड़कर बाकी इन सारे सीट्स को निकाल दो, है ना, इन सीट्स को आपने निकाल दिया, ये अभी पैसेंजर व्हीकल, आप ठूस दो भाई साहब, माल ठूसना है, ठीक है। तो ये था भाई साहब पैसेंजर व्हीकल, ये है आपका गुड्स व्हीकल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब उसका मेन फंक्शन अभी हो गया है डिलीवरी करना, किसका? ऑक्सीजन का। सो फ्रॉम अ पैसेंजर व्हीकल दिस विल टर्न इनटू अ डिलीवरी व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल से डिलीवरी व्हीकल अगर बनना है तो न्यूक्लियस जो स्पेस खा रहा था, न्यूक्लियस को ही हटा दो। अब भाई साहब ज्यादा से ज्यादा आपका ऑक्सीजन भरा जाएगा, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियस कंज्यूम्स अ मेजर पोर्शन ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल का न्यूक्लियस एक अच्छा खासा पोर्शन ले लेता है। आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले किसको? ऑक्सीजन, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाए। आरबीसी अपने आप गाइडेड है, सेल्फ गाइडेड, वो हमारे बोन मैरो से तैयार होता है, और वो बोन मैरो से तैयार होकर वो उसमें ऑक्सीजन ही भरा जाएगा। उसमें एक ही चीज भरी होती है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। तो अभी जैसे हमारा ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब सारे शरीर से घूमकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी जो ब्लड गया उसने सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑक्सीजन, सारे सेल्स में। तो ये ब्लड जो है वापस आता है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, हमारे हार्ट में आता है, इसको अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है, हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में डालता है, और लंग्स में अभी अभी हमने ऑक्सीजन लिया है, ये ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो जाता है, फिर से ये हार्ट में आता है, अभी हार्ट इसको पंप करेगा। So deoxygenated blood comes to the heart. It is pumped into the lungs, wherein it gets oxygenated. From the lungs, it comes back to the heart, and heart again pumps it. अभी हार्ट ये पंपिंग करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी गोइंग टू द एंटायर। अभी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है भाई साहब हार्ट लंग्स में, हार्ट से लंग्स में जा रहा है। जब ये लंग्स में जा रहा है तो लंग्स में ऑक्सीजन आया हुआ है, और ब्लड में हमारा हेमोग्लोबिन है, ब्लड में आरबीसी और आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, वो फटाफट भाई साहब इस ऑक्सीजन को उठा लेगा, ठीक है, और ये वापस आएगा हार्ट में, और ये हार्ट पंप करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इसीलिए जब कोरोना हुआ था, लोग क्यों मर रहे थे? व्हाई आर दे डाइंग? व्हाई वर दे डाइंग? बिकॉज आपके लंग्स में बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, आपका म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है। म्यूकस मतलब समझते हो क्या होता है? सर्दी नहीं बोलेंगे हम उसको, देखो आप क्या समझते हो, जो आपके नाक से निकलता है बलगम, या आपके थूक से जो निकलता है जब आप खांसते हो, वो बैक्टीरिया वायरस है? नहीं, वो आपका शरीर का ही चीज है। दैट इज बेसिकली जेनेट। आप ऐसा नाक के अंदर उंगली घुसाओगे जो पिलपिला से निकलता है उसको अपन म्यूकस बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। ये जो पिलपिला है, ये न्यूक्लियस, ये म्यूकस रहेगा ही रहेगा। जैसे ही आपके बॉडी में इंफेक्शन होता है, कोई बाहर से बैक्टीरिया आया, तो बॉडी ऑटोमेटिकली म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करने लगती है। हम सोचते हैं कि जो हमारे नाक से निकल रहा है वो बैक्टीरिया है, एक्चुअली में वो बैक्टीरिया नहीं है, वो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अचानक में देखो, अभी आप अपने नाक में हाथ डालेंगे, आपको कोई सर्दी खांसी नहीं है, तो थोड़ा सा पिलपिला सा निकलेगा जो भी है, ठीक है। यही बहुत ज्यादा हो जाएगा जब आप इन्फेक्टेड हो गए, जब आपको वायरस या बैक्टीरियल अटैक हुआ रहेगा, सर्दी खांसी हुई रहेगी, तो यही भाई साहब नाक बहेगी आपकी, है ना, आपको थूक में भाई साहब बलगम आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपका बॉडी का ही चीज है, ये बॉडी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है। बॉडी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, अचानक से बॉडी प्रोडक्शन बढ़ा देगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा करके बैक्टीरिया को ट्रैप कर सके। ये चिपचिपा सा चीज है, और इसमें बैक्टीरिया ट्रैप होंगे, तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगी। बॉडी को दिख रहा है कि कुछ हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो लेट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ये ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ऐसा जब हम चीखते हैं या हमारे नाक जब बहती है, तो उसमें रहेंगे बैक्टीरियाज, लेकिन प्राइमरी उसमें जो म्यूकस है वो हमारे शरीर का ही देन है, वो हमारा शरीर प्रोड्यूस कर रहा है वो म्यूकस। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज व्हाट द बॉडी इज नेचुरली प्रोड्यूसिंग। सब देखो, डब्ल्यूबीसी एकमात्र डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, हमारे बॉडी में सिर्फ डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है भाई साहब, और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं, ठीक है। म्यूकस इज ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म भाई साहब। ओके, ऐसा समझो, मैं डॉक्टर के पास गया था, यहाँ पे मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, तो वो मेरे को देख रहे थे, बहुत पहले की बात है, तो
उनको अचानक घर से फोन आया, उनका एक छोटी सी बेटी है, उसने सेफ्टी पिन खा लिया। तो सेफ्टी पिन खा लिया, तो मैं देख रहा हूँ, तो वो बोले कि शायद मुझे जाना पड़ेगा। मैं बोला जाइए भाई साहब, आप क्या भाई शायद मुझे जाना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं आप, जाइए। मतलब मैं तो बाद में भी आ जाऊंगा यार, मैं तो इतना बड़ा इमरजेंसी हो गया। बोले अरे काम डाउन, कोई मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। मैंने क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई साहब उसके पेट में जो सेफ्टी पिन गया है, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना तेज है कि वो उसको पूरा जला देगा, पूरा डिजोल्व कर देगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैंने घर में उनको बोला है केला खिला दो, उसके बॉडी से वो निकल जाए, इट विल नॉट डू एनी हार्म। अगर फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है तो देख लेंगे, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पेट में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है एसिड, उसका तेज इतना ज्यादा है कि वो मेटल को भी पिघला सकता है। तो आपके अस्थि पंजर क्यों नहीं पिघल रहे? वाई? वो तो सॉफ्ट टिश्यूज है ना भाई साहब। आपके हाथ में एक एसिड गिर जाए भाई साहब, इधर गिर तो इधर से निकल जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl आप लेंगे। और आपके पेट में तो कंटिन्यूसली आप जितनी बार खाते हैं उतनी बार ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो तब तो अब तक जल जाना चाहिए सब कुछ। स्टमक, लिवर, ये सब है कैसे? तो द आंसर टू दिस इज कि आपके भाई साहब स्टमक में ये जो सारी लाइनिंग है ये म्यूकस है, इसमें सब म्यूकस है। यही वही म्यूकस है जो आपके यहाँ पे रहता है, ये म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है। तो HCl जो भी प्रोड्यूस हुआ है, ये HCl डायरेक्टली टिश्यूज के साथ भाई साहब नहीं आ पा रहा है, इट इज नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज। समझ में आ रही है? वरना जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार HCl प्रोड्यूस करेगा आपका बॉडी। और HCl इतना भयानक है कि भाई साहब अगर आप ऊपर से इधर से डालें HCl तो इधर से निकल आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर भी आपके बॉडी को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके इनर लाइनिंग जो है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है? दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। तो म्यूकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ही है, म्यूकस सब जगह पे है, घर मतलब पूरे हमारे बॉडी में सब जगह है। ठीक है? सो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म इज जस्ट नॉट ऑफर्ड बाय WBC, इट इज एवरीवेयर। अलग अलग फॉर्मेट में हमारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस सब जगह है, इट्स एवरीवेयर। ठीक है? आप देखोगे बच्चों की मालिश की जाती है, इसका मतलब समझते हैं क्यों? वाई? क्योंकि आपके लिम्फ सेल्स होते हैं, देखो लिम्फ सेल्स ये भी बहुत अच्छे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। ये लिम्फ सेल्स होते हैं हमारे ब्लड सेल्स में, एक और मतलब ब्लड सेल से एक अलग चीज है लिम्फ सेल। अगर कोई आपका हाथ पैर दबा दे आपको बड़ा फ्रेश लगेगा कि नहीं? है ना? ठीक है? वाई? बिकॉज वो लिम्फ सेल्स क्या होते हैं, उनमें भी वैसा आपके उसमें भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बच्चों की मालिश इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अभी कमजोर है। ठीक है? लेकिन जितने आप मालिश करेंगे उतना लिम्फ सेल्स एक्टिवेट होंगे, मतलब उतना लिम्फ सेल्स अच्छे से अपना काम करेंगे। और लिम्फ सेल्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का एक मेजर पार्ट है, दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है? सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रेजेंट है। जस्ट WBC is not a part, WBC is definitely a major part of the defense mechanism, but there are other things as well. लिम्फ सेल्स आपके डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट हैं, म्यूकस आपके डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट है, ये सारे आपके पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। प्लाज्मा लिक्विडिटी देता है, फ्लूइडिटी देता है, प्लाज्मा लिक्विड है, ये तो सब सेल्स हैं। अरे जैसे देखो, आप अगर शरबत पी रहे होंगे तो चीनी पहले खाएंगे फिर पानी पियेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? आप उसको घोलेंगे ना, तो वो लिक्विड से आप तो लिक्विड हो गया इसीलिए तो वो अंदर जा रहा है। वैसे ही है भाई साहब, आपके ये सारे तो सेल्स हैं, ये सारे जिस इसमें रहते हैं उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। ये लिक्विड है, ये फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो होना जरूरी है ना, वो लिक्विड मीडियम है। वही तो एक चीज है जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, हमारे बॉडी में भाई साहब वेस्ट कलेक्टर भी है, सब कुछ है। वही ब्लड ही हमारे बॉडी में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, फिर वो हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको लेकर लिवर तक जा रहा है, उनको लेकर किडनीज तक जा रहा है, फिल्टरेशन करवा रहा है, फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन भी ऐड करवा रहा है ना? फिर ये ब्लड ही तो है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपके ब्लड से हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपके ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट इज अ मेजर ट्रांसपोर्ट मीडियम इन आवर बॉडी। क्योंकि उनमें चाहिए देखो, इनका प्लेटलेट्स का फंक्शन ये नहीं है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे, समझो ना? मैं ये इसमें कन्वर्जन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इस गाड़ी को अभी गुड्स की गाड़ी बनानी है, गुड्स डिलीवरी गाड़ी बनानी है। WBC का काम डिलीवरी नहीं है, या प्लेटलेट्स का काम डिलीवरी नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न विद डिलीवरी, हेंस दे विल अफोर्ड द न्यूक्लियस विद देम।
इसका काम डिलीवरी है, ऑक्सीजन को सेल सेल तक पहुंचाना है। ट्रिलियंस ऑफ सेल है आपके बॉडी में और हर एक को ऑक्सीजन चाहिए। तो आप सोचिए कितना रिक्वायरमेंट है, आप सोचिए कितना ही रिक्वायरमेंट है आपका। अभी देखो ट्री है, एक ट्री है, इसका भी ऑक्सीजन का भयानक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके स्टोमेटल पोर्स है, इसके लीव्स में स्टोमेटल पोर्स हैं, तो यहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में तो दो ही नाक है ना भाई साहब, ऐसे सब जगह नाक थोड़ी है। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा? ब्लड। और ब्लड में आरबीसी का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी का आधा स्पेस अगर न्यूक्लियस ले लेंगे भाई साहब, तो क्या ही है, क्या पहुंचाएगा डिलीवरी वैन में। आप देखो, समझो, अगर समझ लो इस डिलीवरी वैन आपने इसमें चेंज नहीं किया, इसी को गुड्स वैन के लिए यूज किया, आप इसमें ज्यादा माल ठूस पाएंगे? नहीं। तो जैसे आपका आरबीसी है भाई साहब, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें हेमोग्लोबिन भी है, क्या ज्यादा ऑक्सीजन आ पाएगा? नहीं। कुछ कुछ लोग एस्थमा से पीड़ित होते हैं। यू नो व्हाट एस्थमा इज? दमे की बीमारी बोलते हैं हम, है ना। तो आपको कभी कभी वो लेना पड़ता है, वो पंप लेना पड़ता है, राइट। तो ये क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि उनमें एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। हेरिडिटरी प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो आरबीसी है उसमें एनीमिक बोलते हैं हम इसको, एनीमिया होता है। एनीमिया से आगे चलकर एस्थमा होता है। लेकिन एनीमिया क्या है? एनीमिया मतलब जिनको जो लोग एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? वाई? क्योंकि उनका जो, देखिए ये आरबीसी है, देखिए ये आरबीसी का शेप है, ऐसा होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, 3D शेप है एक्चुअली। आटा देखा है? आटा, रोटी बेलने से पहले जो आटा होता है, तो उसमें ऐसे अगर प्रेस करते हैं ना, तो वो जो आटे का शेप बनता है वैसा बाइकॉन्केव शेप है। आरबीसी ऐसा दिखता है, वैसा ऐसा। ठीक है। अभी ये आरबीसी कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, देखो इस तरह से हो जाएगा। हेलो। हाँ। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। कहाँ थे हम भाई साहब? हाँ, तो ये जो मैं बोलता रहा था आपको, ये आपका आरबीसी है। अभी देखो, किसी किसी में हेरिडिटरी डिजीज होती है, इसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो जाता है, मतलब अभी और स्पेस कम हो गया।
मतलब यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इन लोगों को बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, जिसके वजह से अगर ये दौड़ धूप करने लगे तो हो सकता है ये फेटल हो जाए, क्योंकि जितना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो ही इनका बॉडी यूज कर सकता है। मैंने आप देखो जैसे फॉरेन कंट्रीज में ना किसी स्कूल में अगर आप हैं तो स्पोर्ट्स करने के पहले आपके ब्लड टेस्ट की जाएगी, आपका ब्लड टेस्टिंग होगा, उसमें देखा जाएगा कि आपको कहीं पे एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि वो फेटल हो सकता है। मैं एक जन को जानता हूँ, हिज एज वाज अराउंड 21 ईयर्स, और वो नौकरी करते थे, मतलब अच्छा खासा कमा भी रहे थे। वो बैडमिंटन खेलने गए, एक दिन बहुत मन हुआ वैसा, बैडमिंटन खेलने गए, उसके बाद जिम भी किया, उसके बाद आकर नहाया धोया और अपने शूज के लेस बांध रहे थे, वहीं पे हार्ट अटैक हुआ एंड ही वाज गॉन। बाद में पता चला कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया एंड दिस वाज नेवर डिटेक्टेड। ये डिटेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब इन्होंने कभी टेस्टिंग की नहीं इसकी। और हुआ क्या कि अचानक इसमें इतना स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लिया कि बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, द हेमोग्लोबिन वाज नॉट सफिशिएंट एनफ टू अब्सॉर्ब द ऑक्सीजन एंड सप्लाई टू द नीड्स ऑफ ऑल द सेल्स। ठीक है, सो फूड मटेरियल नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। आपके डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें बॉडी में ट्रांसफर होती हैं ब्लड से। तो फूड अब में से ये सारी चीजें ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये सब ब्लड में सप्लाई होती है, और ब्लड इनको सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों को, और हार्मोन्स भी। हाँ, हाँ, वो ब्लड में मिलेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फिर आपके हार्मोन्स, ये सारी चीजें ब्लड में मिलेंगी और ट्रांसपोर्ट होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गया भाई साहब, साइटोप्लाज्म ये हो गया भाई साहब, एंड देन वी हैव न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Plasma membrane or cell membrane. The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसको इनक्लोज करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The membrane separates cells from one another and also separates the cells from the surrounding medium. ये सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट तो करता ही है, प्लस सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करता है। एक सेल को दूसरे सेल से ये तो सेपरेट कर ही रहा है, प्लस ये जो सराउंडिंग मीडियम है इससे भी सेपरेट करता है। ठीक है, बाउंड्री है भाई साहब, इट बेसिकली इज अ बाउंड्री। जैसे ये दीवार है, ये दीवार इस रूम को और उस रूम को सेपरेट कर रहा है ना। आपके घर में भी जो दीवार या सेपरेशन होगा, इस रूम को और उस रूम को सेपरेट करेगा। ये वाला दीवार भाई साहब बाहर को और इसको सेपरेट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा सेपरेशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सेपरेशन। ओके, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ ऐसे दिखेगा और इसके अंदर सेल के कंटेंट्स है। ठीक है, सेल कंटेंट, दिस लाइन दैट यू आर सेइंग, दिस इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाई साहब फंक्शन क्या हो जाएगा? लगभग वही फंक्शन होगा जो आपके बिल्डिंग में वॉचमैन या सिक्योरिटी का फंक्शन है। ठीक है, वो उन्हीं लोगों को आने जाने देगा जो बिल्डिंग में रहते हैं या जिन्होंने परमिशन ली होगी। ठीक है, तो वो अगर कोई आपका डिलीवरी बॉय आया रहेगा तो वो पहले फोन करेगा कि भाई आप थे, तो तब जाने देगा। तो ही विल ओनली लीव एंड ही विल ओनली अलाउ पीपल हु आर नोन टू द बिल्डिंग, एंड ही विल बेसिकली, तो उन चीजों को बाहर, जैसे हम लोग को छोटा सा बच्चा है, वो बिल्डिंग से निकला और चला जा रहा, तो वॉचमैन इसको रुकेगा ना, भाई ये किधर जा रहा है ना। आपको शायद ना रोके, लेकिन छोटा सा कोई बच्चा है अगर बिल्डिंग का, उसको मालूम है, उसको रोकेगा ना। ठीक है, तो ये अंदर की चीजों को बाहर जाने से रोकता है और उन्हीं चीजों को जाने देगा जो जाने चाहिए, और बाहर की चीजों को अंदर आने से भी रोकता है और उन्हीं चीजों को अंदर जाने देगा जो सेल को जरूरी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस है मतलब ऐसा, ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं ऐसे, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है। समझ में आ रहा है? तो इट इज बेसिकली अ वॉच डॉग फॉर द सेल। ठीक है, इट विल अलाउ ओनली द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल टू एंटर इन, एंड इट विल अलाउ ओनली द मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल टू गो आउट। ठीक है, सो ये इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
मतलब ये सिलेक्ट करता है किसको परमिशन देना है किसको नहीं, ठीक है, इसको एसपीएम भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्ट करेगा किसको अंदर रहने देना है, किसको बाहर से एंट्री देनी है, किसको अंदर से बाहर की एंट्री नहीं देनी है, दैट इट विल बी डिसाइडिंग ऑन इट्स सेल्फ, ठीक है। तो थोड़े बहुत मैकेनिज्म से ये डिसाइड करता है। हाँ, कोविड 19 के इफेक्ट्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हुए हैं, ठीक है, और इसका हम एकदम पूरा पूरा नहीं बता सकते। किसी किसी लोगों में हड्डियों को इफेक्ट हुआ है, कहीं कहीं पे चेस्ट के एलिवली में इफेक्ट हुए हैं, तो अलग अलग इफेक्ट्स हुए। वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू डिसाइड कि हाँ, मेजर इफेक्ट आपके चेस्ट कंजेशन में हुआ है, ठीक है, चेस्ट कंजेशन विज द मेजर इफेक्ट, बट हाउएवर अदर साइड इफेक्ट्स हैव आल्सो बीन नोटिस्ड, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे मेरे बिल्डिंग में कोई है जिनका बेसिकली दो ये दो यहाँ से जो फेमूर बोन है उनका ऑपरेशन हुआ है, हिप बोन्स उनको रिप्लेस करना पड़ा है, हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। तो जो हिप होता है, जो इतना बड़ा सा एक बोन होता है, वो पूरा पूरा कोविड 19 में खराब हो गया था। उनको 2-3 बार कोविड हुआ था, मुझे भी हुआ था, लेकिन ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है, आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजें देखी गई, वी कैन नॉट एक्चुअली से कि हाँ भाई यही असर हुआ रहेगा। कोविड का वायरस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर चुका है। तो सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देता है, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला, सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, तो इनमें भाई साहब सेल एक्सटेंशंस होते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं सीलिया, ठीक है। Unicellular organisms, Paramecium, have numerous cilia, while Euglena has a single flagellum. तो इसमें यूग्लेना में सिंगल फ्लैजेलम होता है, ठीक है। तो ये सीलिया हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड, तो ये लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। सेल वॉल, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटलेट आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। तो ये भाई साहब सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, और सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना। आपने देखा होगा गाय भैंस जो चढ़ते रहते हैं सारा दिन, चबाते रहते हैं, ठीक है। क्यों पूरा दिन क्यों चबाता रहता है कोई? तुम पूरा दिन खाना चबाते रहते हो क्या? नहीं, वो क्यों चबाते हैं? और जब चबाते हैं तो उनके मुंह से एक झाग सा निकलता है, देखो, ठीक है, व्हाइटिश पार्ट, ये सेल्यूलोज है। ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, इसलिए गाय भैंसों को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज रूमिनेंट्स। तो इनमें भाई साहब होता क्या है, ये समझ लो गाय है कोई, बहुत गंदा सा डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। इसके दो सींग हो गए, अब ये खाना खा रहा है, इसके पेट में ये खाना जाएगा, यहाँ पे भाई साहब डाइजेस्ट होगा थोड़ा बहुत, फिर ये बाहर आएगा, फिर उसको वो चबाएगा, फिर ये अंदर जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक्चुअली वो खाते कम चबाते ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अपनी उल्टी को ही फिर से वो चबा रहे हैं। क्योंकि ये जो आपका सेल्यूलोज कंटेंट है जो प्लांट्स में आपको मिलता है, और क्योंकि वो हर्बीवोर्स है तो प्लांट्स में ही रहेगा ही, इसीलिए भाई साहब इसको मतलब डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और इसलिए चबाते ही रहते हैं, चबाते ही रहते हैं। इनके दांत में अगर आपका हाथ चला गया ना, वैसा पिस जाएगा पूरा, इतने स्ट्रांग है, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रांग। तो ये भाई साहब वो घास को पीसते रहते हैं, पीसते रहते हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए ये प्रोसेस है। तो सेल वॉल जो है वो एडिशनली प्लांट सेल्स में होता है, this is found in plant cells. There is an outer thick layer in cells called cell wall, ठीक है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. It is required by plants for protection, protection against variations like temperature, ठीक है। टेम्परेचर के लिए भाई साहब वेरिएशन हाई या लो, टेम्परेचर में आपका वेरिएशन होता है, ठीक है। फिर और क्या होगा भाई साहब, हाई विंड स्पीड, हाई विंड स्पीड में आपका भाई साहब होता है, ठीक है, इफ इट हैज गॉट अ वेरी हाई विंड स्पीड, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आप प्लांट्स अपने आप को नहीं बचा सकते ना भाई। हमको गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला लिया, ठीक है, या एसी चला लिया, कूलर चला लिया, किसी ठंडी जगह पे चले गए, है ना। प्लांट्स हैं वो तो भाई साहब वहीं पे गर्मी में मरना पड़ेगा उनको, ठीक है। हवा आ रही है बहुत साहब, हमने दरवाजा खिड़की सब बंद कर लिया, बैठ गए घर पे, but plants are exposed to the nature, hence they need extra covering from nature, and this extra covering is provided by cell wall. ये cell wall इनको extra covering provide करता है। So protection against variations like high wind speed or temperature is provided to plants by means of cell wall. Are we clear on this one people? समझ में आता? सेल मेम्ब्रेन है, स्किन के ऊपर ऐसा मत समझो, तुम्हारे हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन है। स्किन तो तुम्हारा एक सेल हो गया, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी जो सेल्स हैं उसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आउटर मेम्ब्रेन
आउटर सेल में ही सेल मेम्ब्रेन रहेगा. एवरी सेल इन योर बॉडी विल हैव अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होगा. ठीक है, सेल वॉल आपको नहीं होगा, प्लांट सेल्स को होगा. प्लांट सेल्स में सेल वॉल एडिशनल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. Atmospheric moisture, ठीक है, plants are exposed to these variations to because they cannot move. To absorb cells, the leaf peels of Transcendentia, Elodea or Rhoeo can be used as samples. तो आपका भाई साहब ये सब samples हैं, these are basically samples. ये हो गया आपका cytoplasm. It is jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. तो cytoplasm basically एक jelly-like substance है जो cell membrane और nucleus के बीच में present है. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, chloroplasts, etc. तो mitochondria होता है, Golgi bodies होती हैं, chloroplast होता है. ये अलग-अलग organelles हैं. These are basically different organelles. ठीक है, mitochondria हो गया, Golgi bodies हो गई, chloroplast, etc. ठीक है. अभी हम बात करेंगे भाई साहब न्यूक्लियस की, विच इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम.